ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, +2 से लेके +7 तक, और कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट बनती क्यों है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन से है? आउटर मोस्ट शेल s का, और उससे पहले डी सब शेल जो है वो। मोस्टली आप देखोगे डी जो है वो अनफिल्ड है, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, इसलिए डी के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके भी चांसेस होते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 रहती है 3D सीरीज में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, s भरा हुआ है सबका, तो s के इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। उसके बाद स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन दिखाता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 3d1 4s2, तो ये इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। क्लियर? उसके बाद मैक्सिमम इन Mn मैग्नीज जो है वो +7 तक वेरी करता है, +2 से लेके +7 तक। +2 का एग्जांपल ये रहा MnCl2, यहाँ मैग्नीज +2 दिखा रहा है, और KMnO4 में मैग्नीज कैसा होता है +7 का। ठीक, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इन दो की होती है, ओस्मियम और रुदेनियम, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों के बाद में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें मेटल की, तो ये मेटल सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे किसके साथ? फ्लोरीन या ऑक्सीजन एटम के साथ, क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ अगर जुड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन ये देखो यहाँ O4 जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम गया है इसका +7। इसी तरह अगर फ्लोरीन वगैरह जुड़ा होगा तो उनके कारण इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। नेचर ऑफ मेटल की बात करें, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो वो कोवलेंट नेचर का होगा, यानी कि KMnO4 कैसा है? कोवलेंट नेचर का। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो आयोनिक नेचर का हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं दो MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड और Mn2O7। इसमें आप देखिए MnCl2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। अगर आप सॉल्व करके देखते हैं x + -1 × 2 = 0 करके x की वैल्यू क्या आएगी? +2 आएगी। और इसमें अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? 2 × x + 7 × -2 = 0, 2x = 14, x = 7। तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 7 आया हमारे पास। क्लियर? इसी तरह इसमें कितना आएगा? x + 2 × -1 = 0, x = 2। तो दोनों में क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों में कोवलेंट नेचर का कौन है? ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा इसका है तो ये कोवलेंट नेचर का, और इसका कम है तो ये आयनिक नेचर का हो जाएगा मेरे पास। क्लियर? अब इसी पे डिपेंड करेगी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की है, डाया और पैरामैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक वो होते हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सारे के सारे, यानी कि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सारे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 0 होंगे तो डायामैग्नेटिक नेचर। और पैरामैग्नेटिक कब होती है? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब डी ब्लॉक में लास्ट जो हमारा ग्रुप होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी का, उसको छोड़कर बाकी सबके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, टाइटेनियम के पास 2, वेनेडियम में 3, चलते रहेंगे आगे। ठीक है, तो हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर पैरामैग्नेटिक नेचर। और मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला μ = n+2 Bm, बोर मैग्नेटॉन यूनिट होती है इसकी। मैग्नेटिक मोमेंट पे n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। एग्जांपल लेते हैं Fe, कोबाल्ट और निकल में, बताओ कौन ज्यादा मैग्नेटिक नेचर का है? Fe का नंबर है 26, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें अनपेयर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो क्या आएगा इसका? D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 27 नंबर है। निकल 28, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे इसमें। मैंने क्या बोला? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो तीनों में से कौन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होगा? आयरन, देन कोबाल्ट, और सबसे वीक मैग्नेटिक नेचर का निकल। ये आप याद कर सकते हो इस तरीके से। मान लीजिए कंपाउंड दे दे आपको
CuSO4, ZnSO4, Cr2SO4 थ्राइस। इन तीनों में कोर मैग्नेटिक नेचर क्या है? तो CuSO4 में कॉपर पे चार्ज क्या है? +2। ZnSO4 पे जिंक पे चार्ज क्या है? +2। Cr2SO4 3 पे चार्ज क्या है? Cr+3। क्यों? क्योंकि 3 यहां चला जाएगा, 2 इसके ऊपर। अब देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बाकी ये कॉन्फ़िगरेशन बचता है 3d9 4s0। 3d9 का मतलब क्या है? ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। Zn+2 में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकल गए? s के निकल गए, तो 3d10 यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। कॉपर क्रोमियम +3 में क्या होगा? क्रोमियम में d5 होता है, ठीक है, या d4s2, तो वहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, 3d3 रह गया, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? 301 इसके पास। तो ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक नेचर का होगा हमारे पास। आप किसी भी कंपाउंड में मैग्नेटिक नेचर विदाउट कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट आप ये फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट स्टेप में कि अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, और इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। एटलीस्ट 21 से 30 एलिमेंट तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो ही आप ये स्टेप कर पाओगे। जैसे अब यहाँ क्रोमियम +3 आ गया, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d4 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s में से 2 गए और 3d4 में से 1 गया, ठीक है। आपको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेना है, एक्साइटेड स्टेट वाला नहीं कि क्रोमियम का क्या था? 3d5 था और 4s1 था। चलो इस केस में आप इसमें से भी 3 निकालते हो तो यही बचेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। आपने देखा होगा डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं। आप चाहे मैग्नीज का कंपाउंड ले लो, क्रोमियम का कंपाउंड ले लो, कुछ भी, आप लैब में जाओगे आपको लगभग इनके जो कंपाउंड है वो आपको कलर्ड दिखेंगे। कैसे? कारण क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर एक्वस कंपाउंड आर कलर्ड। रीजन डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में जब आपने सीएफटी पढ़ी है तो आपको एक चीज पता होगा कि डी में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन या पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान, या लिगेंड जब उनको अप्रोच करते हैं तब, या तो वो T2G में चले जाएंगे या फिर वो EG में चले जाएंगे। तो ये जो डी ट्रांजिशन होता है इनका, यानी कि T2G से EG में या EG से T2G में ट्रांसफर होना, ये सारा का सारा होता है इसका रीजन कि ये कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे। अच्छा, सारे कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते, कुछ है जैसे जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 है या D10 है वो कलरलेस होते हैं, और जिनका कॉन्फ़िगरेशन D2 से D9 के बीच में रहेगा वो कलर्ड। कैसे? उसको एग्जांपल से समझे। SeCl3, ZnSO4 और FeCl3, ये 3 मेरे पास है, इनमें से बताना है कलर्ड कौन सा है। नंबर 1, SeCl3 में स्कैंडियम कैसा है? +3, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d0, क्योंकि पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3d1 4s2, तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ZnSO4 में जिंक कैसा है? Zn+2, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 3d10 4s2 था, s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने तो 3d10 बचा। FeCl3 में Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन 3d5, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d5 बचेगा हमारे पास। अब तीनों में से 3d0 कॉन्फ़िगरेशन है, ये कलरलेस है। 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी कलरलेस होता है। 3d5 है, ये कलर्ड है। FeCl3 आपने प्रैक्टिकल अगर किए हैं तो वहां आपने इसका यूज किया होगा। ये लगभग ब्राउन से कलर का होता है। ताजा बना हुआ FeCl3 का विलयन बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सॉल्यूशन। थोड़ा सा सॉल्यूशन आप टेस्ट ट्यूब में लेते हो या थोड़ा सा कंपाउंड लेते हो, पानी में शेक करते हो, इसको ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक रीजन मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है 3d0 3d10 सब जगह एप्लीकेबल हो फॉर कलर लेस कंडीशन, जैसे K2Cr2O7 और KMnO4, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरबीएससी में बहुत बार पूछा जाता है। KMnO4 में मैग्नीज जो है वो 3d0 कॉन्फ़िगरेशन पे है लेकिन फिर भी वो कलर्ड है। इसका कारण आप K2Cr2O7 में Cr का नंबर आएगा +6, Cr का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा? 3d0, फिर भी कलर्ड है, येलोइश कलर का होता है ये।
KMnO4 में मैग्नीज का नंबर है +7, कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीज का 3d5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या बचेगा 3d0। KMnO4 भी होता है पिंक कलर का, गुलाबी रंग का होता है, टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं ये। तो इसका रंग क्यों है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में या कंपाउंड स्टेट के अंदर इनका कॉन्फ़िगरेशन 3d0 आ रहा है। अभी मैंने बोला 3d0 वाले कलरलेस होंगे, इसका एक रीजन होता है, इसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर। KMnO4 में Mn जो है वो इस तरह जुड़ा हुआ है, M 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन से नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि बाहर क्या पड़ा है हमारे पास, बाहर K+ भी पड़ा है, KMnO4, K पे +1 और एक ऑक्सीजन पे -1। अब 4 ऑक्सीजन एक दूसरे के पास है तो स्टीरिक हिंड्रेंस तो होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन रेजोनेंस करना शुरू करेगा, यानी कि अपना चार्ज ट्रांसफर कर देगा मैग्नीज को, ठीक है। तो ड्यू टू द रिपल्शन और ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ये चार्ज ट्रांसफर होता है, इसीलिए ये आपको पिंक कलर का और वो येलोइश कलर का दिखाई देता है। जबकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका, D0 है। एक्साइटेड स्टेट में या कंपाउंड स्टेट में इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D0, फिर भी ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब उसके बाद छोटी छोटी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी हमने बताया कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अगर किया है तो उसमें आपने ये पहला एग्जांपल लिया होगा K4FeCN6। Fe यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसी के अराउंड सब कुछ घूमता है। इसके साथ में ये कौन है, ये लिगेंड है जो इसको अप्रोच करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। ये काउंटर आयन था हमारे पास। तो सेंट्रल मेटल एटम जितने भी आपने पढ़े वो सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, एक बार आप जाके उसका रिव्यू कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन के बारे में वीडियो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। Fe का जो भी है, Fe आपने यहाँ स्कैंडियम पढ़ा, आपने टाइटेनियम पढ़ा, मतलब इनक्लोज इन बिग ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो ये पहला एलिमेंट रखा जाता है ये डी ब्लॉक का होता है। कारण ड्यू टू जेड इफेक्टिव दे कैन अट्रैक्ट लिगेंड अराउंड देम, वो आसानी से किसी भी लिगेंड को, चाहे वो न्यूट्रल है, चाहे वो पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं खाली, वैकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। मोस्टली तो ऐसे हैं जिनके पास खाली है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम की बात करें तो इनके पास D3 है, एक D खाली रहता है इनका, 2 D खाली रहते हैं, 3 D खाली रहते हैं ऑर्बिटल। उसके बाद क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा तो भी वो खाली है, लिगेंड से अप्रोच कर सकते हैं बैक बॉन्डिंग करके। हाई स्पिन, लो स्पिन कंपाउंड के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले, तो वो यही तो थे कि अगर D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े भी हैं तो भी वो क्या कर सकते हैं, वो स्पिन भी तो कर सकते हैं, ये पीछे चले जाएंगे तो डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। अगर खाली हो गए तो वहां पे लोन पेयर आ सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर। और लिगेंड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैटालाइटिकल प्रॉपर्टी, आपने जितने भी कैटलिस्ट पढ़े, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम, K2Cr2O7, KMnO4, तो ये सब किसके मेंबर है, ये डी ब्लॉक के तो मेंबर है। तो कैटालाइटिकल यानी उत्प्रेरक गुण जो इनका होता है वो इनकी स्टेबिलिटी होती है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की। वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसी कारण इनका यूज कहां कर सकते हैं हम, कैटलिस्ट के तौर पे कर सकते हैं। हाइड्रेशन करवाना है, किसी का हाइड्रोजन जोड़ना है, किसी में से ऑक्सीडेशन करना है, तो आप कैटलिस्ट का यूज करते हो। कौन से, यही तो है कैटलिस्ट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने पढ़ा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जो अपनी जगह छोड़ के कहीं बीच में आ जाए। दूसरा, इन एलिमेंट्स का साइज क्या है, इतना बड़ा होता है कि उनके बीच में गैप रह जाता है। आप एज्यूम करके देख लो कि 2 वाटरमेलन को अगर मैं एक दूसरे के पास रखूंगा तो उनके बीच में स्पेस होगा, क्या वहां पे मैं कोई बेर या अंगूर डाल नहीं सकता, आसानी से डाल सकता हूं। तो वो जो बेर, अंगूर या कोई भी छोटा सा फ्रूट है वो क्या है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है। इसके अलावा जो बड़े बड़े वाटरमेलन लिए हैं वो कौन है, वो बड़े बड़े वाटरमेलन कौन है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद स्मॉल एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ड्यू टू देयर लार्ज साइज। कि उनका साइज आप ये सोच लो कि ये डी ब्लॉक के 2 एलिमेंट है, तो ये जो स्पेस बचा है यहां पर हाइड्रोजन तो आ ही सकता है एटलीस्ट,
कि 3 तरबूज को एक दूसरे के पास रख के उनके बीच में एक बेर तो डाल ही सकता हूं मैं, इतना स्पेस तो बन ही जाता है। सेम वही कंडीशन होती है। और ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अंतरकाशी यौगिक जिनको बोलते हैं, ठीक है, इनकी जो नेचर होती है वो नॉन स्टोइकियोमेट्री होती है, मतलब कि बैलेंस बिगड़ जाता है इनमें, रेशो जो है वो खराब हो जाता है। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है रेशो सेम रहता है तो स्टोइकियोमेट्री, केटायन एनायन का रेशो सेम नहीं रहता तो नॉन स्टोइकियोमेट्री। इनकी नेचर कैसी होगी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, ये हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और केमिकली इनर्ट होंगे ये, ठीक है। उसके बाद एलॉय, आपने एलॉय के बारे में पढ़ा है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को जब आप जोड़ देते हो तो वो एलॉय बन जाता है। जैसे हमने देखा है सिल्वर और गोल्ड को आपस में मिलाकर, सिल्वर और कॉपर को, गोल्ड और कॉपर मिला देते हैं, एक वर्ड आता है अमलगम। अगर कोई भी मेटल मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है, दैट वन इज नोन एज अमलगम, उसे अमलगम बोलते हैं। जैसे सोडियम अमलगम के साथ जुड़ गया तो सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम के साथ जुड़ गया तो जिंक अमलगम, यानी जिंक और मरकरी का मिक्सचर। एलॉय जो है वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका साइज लगभग सेम है। अब गोल्ड सिल्वर की कितनी मिक्सिंग होती है, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, गोल्ड पे सिल्वर की पॉलिश या गोल्ड में थोड़ा सा सिल्वर मिला दिया, गोल्ड में थोड़ा सा कॉपर मिला दिया, बेसिकली होता ही है 22 कैरेट गोल्ड जो है उसमें क्या होता है, गोल्ड है प्लस उसमें कुछ अमाउंट में कॉपर डाला हुआ है, टांके वांके लगाने के लिए, जोड़ने के लिए, जॉइंट्स के लिए, तो इनका सिमिलर साइज है, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली फॉर्म एलॉय। दूसरा आयरन और प्लेटिनम, ये कभी भी मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अमलगम नहीं बनाते, इसलिए आयरन और प्लेटिनम वेसल को यूज किया जाता है मरकरी को कंटेन करने के लिए, मरकरी को रखने के लिए आप किसका यूज करते हो, आयरन और प्लेटिनम का यूज करते हो, क्योंकि ये मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब इन एलॉय की नेचर क्या है, बहुत हार्ड होते हैं ये, ऑब्वियस कि गोल्ड में अगर कॉपर मिला देंगे तो वो हार्डनेस उसकी बढ़ जाएगी, इसीलिए मिलाते हैं कॉपर, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और केमिकली इनर्ट हो गए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपने बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये जो एलिमेंट है दीज आर लो केमिकल रिएक्टिव, जिसका कारण क्या है, 3 कारण है। नंबर 1, इनकी जो सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, दे हैव हाई डेल्टा एच सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन एंथैल्पी इनकी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। कारण सॉलिड स्टेट के अंदर है, सारे के सारे मेटल हैं, तो मेटल को डायरेक्ट वेपर में बनाने के लिए यानी सब्लिमेशन करने के लिए यू हैव टू गिव देम लॉट्स ऑफ एनर्जी। सेकंड, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, कारण वही डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अट्रैक्शन ज्यादा है, ईएनसी बहुत स्ट्रांग हो जाती है डी ब्लॉक में, क्योंकि 10-10 इलेक्ट्रॉन दूसरे हैं तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, और अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो साथ में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, साइज क्या होगा, छोटा होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, और अगर साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। और दूसरा, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी वाटर के साथ जो इनकी रिएक्शन है वो बहुत कम होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है इनकी। ऑक्साइड की बात करें तो ये 3 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं मेटल, जब एयर के साथ, मेटल कौन सा, ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जो मेटल हैं वो एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ये मेटल ऑक्साइड 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल ऑक्साइड, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो ऑक्साइड बनाएंगे। दूसरा, इंटरमीडिएट, यानी जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो कम है और ना ही ज्यादा, यानी बीच वाले, उनका ऑक्साइड। और तीसरा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड। लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड है, जिसका एग्जांपल ले लो MnO। अच्छा, आप देखोगे तीनों एग्जांपल मैंने, यानी कि इंटरमीडिएट, लो और हाई, तीनों में मैग्नीज लिया, कारण मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा रहती है इसमें, +2 से लेके +7 तक, तो ये तीनों तरह के ऑक्साइड बना लेता है। बात करें ऐसे एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है तो वो कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, वो मोनो ऑक्साइड बनाएंगे, MnO, बेसिक नेचर के और आयनिक हो गए, क्लियर। अगर बात करें इंटरमीडिएट वालों की, यानी जिनकी ऑक्सीडेशन ना तो कम है और ना ज्यादा, वो कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, MnO2, सुपर ऑक्साइड, क्लियर। एम्फोटेरिक नेचर के होंगे ये, ना एसिडिक ना बेसिक, या एसिडिक भी और बेसिक भी, दोनों तरह के कैरेक्टर शो करेंगे। कैसे होंगे, कोवलेंट नेचर के, सहसंयोजक प्रवृत्ति के, यानी कि शेयरिंग करेंगे ये। दूसरा आता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा है, वो Mn2O7। जैसे यहाँ मैग्नीज का नंबर क्या आएगा, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है, इसमें कितना है, +2, और इसमें कितना है, +4, तो ये +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले,
एसिडिक नेचर के और कोवलेंट। ये लोअर वाले +2 वाले बेसिक और आयनिक, और बीच वाले कैसे होंगे, एम्फोटेरिक और कोवलेंट। क्लियर है। अगला आता है हमारे पास कुछ साल्ट है, ये सिर्फ आरबीएससी में है, इस साल 2021 में और 22 के अंदर सीबीएसई में ये कट है, लेकिन इसकी रिएक्शंस कई बार पूछ लेता है बोर्ड। तो इस पे देखते हैं हम। सबसे पहले K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। Cr2O7 ग्रुप होता है डाइक्रोमेट, ठीक है, और K से पोटेशियम। इट इज ऑप्टेड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर मतलब इस ओर से ये क्या होगा, मिलेगा आपको। इसका जो प्रोडक्शन है क्रोमाइट ओर से करते हैं। प्रिपरेशन के मेथड देखने, नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। Na क्रोमेट लिखा है मैंने, सोडियम क्रोमेट, यानी कि FeOCr2O3। इसकी रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब निस्तापन करेंगे इसका। क्लियर। थोड़ा सा लेंगे वाटर, तो यहाँ हमारे पास जो Cr2O7 है वो Cr2O3, ये ग्रुप जाएगा सोडियम के साथ, और साथ में कुछ ऑक्सीजन ऐड होगी, क्या बनेगा, Na2Cr2O4। Na2Cr2O4। क्लियर। सोडियम क्रोमेट बनाइए, डाइक्रोमेट नहीं बना अभी सोडियम क्रोमेट बना। बाकी Fe2O3 बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, CO2 गैस। Fe2O3 जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। आपको बनाना क्या था, K2Cr2O7, आपके पास बना क्या, Na2Cr2O4। अब आप इसे कन्वर्ट करेंगे, किसे, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 में। तो सोडियम क्रोमेट जो कि येलो सॉल्यूशन होता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया, क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, Na2Cr2O7। कैसा, ऑरेंज कलर का। क्लियर है इसमें। ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो क्रोमाइट और था आपके पास, क्रोमाइट और, उसको किस में कन्वर्ट किया, सोडियम क्रोमेट में। सेकंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया, Na2Cr2O7। ऑरेंज है ये, ध्यान रखना। कलर इसलिए क्योंकि आगे जब आप क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करोगे तो वहां आपको कलर की जरूरत होगी, और ये कलर ही इनकी पहचान होते हैं। ऐसे साल्ट है ये, लैब में अपने विशेष कलर से, स्पेसिफिक कलर से इनकी पहचान होती है। अगला थर्ड स्टेप आता है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 से K2Cr2O7। तो इसके लिए करना क्या है, Na2Cr2O7 ले लो, KCl के साथ रिएक्शन करवा दो, NaCl बाहर चला जाएगा, और 2 सोडियम की जगह 2 पोटेशियम जुड़ गए। कैसा, ऑरेंज सॉलिड, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिंदूरी रंग होगा इसका, ठीक है, जैसे हनुमान जी के टीका लगाते हैं ना जिस रंग से, वो रंग होगा, दूर से ही दिख जाएगा आपको ये लैब के अंदर। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का सॉलिड। स्ट्रक्चर देख लें, 2 Cr है, ये आयन की स्ट्रक्चर है, Cr2O7 -2 आयन की, किसकी, Cr2O7 -2 आयन की स्ट्रक्चर है ये। कारण क्योंकि पोटेशियम K2 मैंने बाहर निकाल दिया, पोटेशियम तो जुड़ा हुआ है साइड में, ठीक है, 2 K+ के बाहर निकल गए, तो बाकी यही बचेगा ना, Cr2O7 -2। ठीक। स्ट्रक्चर 2 क्रोमियम, 1 2 3 4, ये दोनों तरफ जा रहे हैं, 5 6 7 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, कुछ डबल बॉन्ड से और कुछ सिंगल बॉन्ड से। यहाँ जो बेसिकली डबल बॉन्ड बन रहा है, वो डबल बॉन्ड किसके बीच में है, ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में। ऑक्सीजन किस फैमिली का मेंबर है, P, और क्रोमियम किस फैमिली का मेंबर है, D। तो पाई बॉन्डिंग होगी। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल और क्रोमियम के D ऑर्बिटल। P पाई D पाई बॉन्डिंग होती है ये। कितने डबल बॉन्डेड है, 1 2 3 4 डबल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड वालों को, यानी ये जो कोवलेंटली एडेड है इसमें Cr का, इसको मैंने बॉन्ड लेंथ को नाम दिया A, और जो इंडिविजुअली ऑक्सीजन ऊपर अकेला जुड़ा हुआ है क्रोमियम से, उसकी लेंथ को नाम दिया B। ये दोनों लेंथ सेम नहीं है, देख लो। और यहाँ क्रोमियम की स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है, इसको ढक दें अगर, तो ये क्रोमियम की स्ट्रक्चर कैसी आ रही है, टेट्राहेड्रल, यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। क्लियर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या K2Cr2O7 का यूज किया ऑक्सीडेशन करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन्फ्लुएंस करता है टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
लेकिन क्लोरीन से थोड़ा सा वीक होता है। एग्जाम में पूछ ले क्लोरीन Cl2 क्लोरीन गैस और सोडियम डाइक्रोमेट में से या पोटेशियम डाइक्रोमेट में से कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cl2 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। 6CrO बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है कारण रेजोनेंस के लिए कि 6 जो इसमें ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है कौन सी 1 2 3 4 5 6 ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, लेकिन ये जो बीच वाली बॉन्ड लेंथ है ये इससे अलग है। क्लियर। क्रोमियम की ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ ये और ये वाली ये 6 की 6 कौन सी है बॉन्ड लेंथ सेम है। ठीक है। अगर इसको बी बोलते हो तो ये भी बी है, ये भी बी, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, ये सारी सेम है। लेकिन जो ऑक्सीजन दोनों से जुड़ा हुआ है क्रोमियम से वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इक्वल नहीं होगी बी के, क्योंकि वो दोनों क्रोमियम से जुड़ा हुआ है ना, दोनों तरफ से अट्रैक्शन है तो बॉन्ड लेंथ में फर्क आ जाएगा। अब बात करें इसके आयन की CrO4-2 कौन से वाला यहां से जो हमने उठाया था ये वाला CrO4-2 की -2 Cr दो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड और दो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड और दोनों पे नेगेटिव का चार्ज। क्यों आया नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि आयन कैसा है -2 का, तो दो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होंगे। क्रोमियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी करेगा +6 की, दो बॉन्ड और दो ये 6 बॉन्ड हो गए इसके। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें K2Cr2O7 और CrO4-2 दोनों ही इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, इससे आप ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो। अभी हमने देखा भी सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट इंटरकन्वर्टेबल है, यानी आपस में बदल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड एक्वस मीडियम। आप कैसा सॉल्यूशन ले लो उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं Cr2O7-2 इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दूं तो क्या बना लेगा CrO4-2 और दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। ये कैसे कलर का था ऑरेंज और ये कैसा होगा येलो। क्लियर है। तो ये इंटर कन्वर्जन होता है इनका। इसी से डबल एरो लगाई है मैंने, इसी से आप दोबारा ये बना सकते हो। एसिडिक मीडियम में ले दो इसको, वापस प्रोटॉन दे दो, प्रोटॉन देते ही क्या बना लेगा Cr2O7-2 बना लेगा। क्लियर। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो K2Cr2O7 जो है उसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6 है हमारे पास। क्लियर। +6 इसका E0 रिडक्शन जो है वो कितना होगा +1.33 वोल्ट। ये आपने थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ा है आपने। Cr2O7-2 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या निकाल देगा Cr+3, कारण यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा Cr+3 बना देगा, कारण एक क्रोमियम पे चार्ज है +6 का, तो दो क्रोमियम आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे और हर क्रोमियम पे क्या आ जाएगा +3 का चार्ज आ जाएगा। अब इसका आता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये आप लैब में भी करोगे, जब आप ग्रुप डिस्टिंग्विश के बारे में बात करते हो तब आपको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करना होगा। उस टेस्ट में क्या लोगे आप NaCl ले लो, K2Cr2O7 और कंसंट्रेट H2SO4, थोड़ा सा साल्ट जो आपको दिया होगा वहां पहले से, हीट करेंगे, ऑरेंज कलर की वेपर निकलेगी, लाल संतरी रंग का धुआं निकलेगा, फिर उसमें एल्कलाई बेस डाल दो, NaOH बेस डाल दो थोड़ा सा। ठीक है, एल्कलाई मतलब बेसिक सॉल्यूशन, NaOH डाल दिया, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा येलो सॉल्यूशन। ठीक, पता क्या चला Na2CrO4 बन गया, यानी सोडियम डाइक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट बन गया हमारे पास। क्लियर। पोटेशियम डाइक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, और ये सोडियम आया कहां से, जो आपने NaOH डाला था ये वहां से आया, रिप्लेस हो गया ये। ठीक। दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय द क्लोराइड ऑफ AgCl, HgCl, PbCl, ZnCl2 और SbCl2, यानी कि अगर इनमें से किसी का क्लोराइड आता है तो आप ये टेस्ट नहीं लगा सकते। टेस्ट का नाम क्या है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, यानी क्रोमियम और क्लोराइड होगा, क्रोमियम का क्लोराइड आयन अगर है तो आप ये टेस्ट लगाओगे। ठीक है, इनमें से किसी का आयन है तो आप ये टेस्ट नहीं लगा सकते। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड ग्रुप KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये बड़ा देखा होगा आपने टाइट्रेशन के अंदर, है ना, गुलाबी गुलाबी। ये 9th से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। 9th में फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था
कि हाउ स्मॉल कैन मैटर बी, कि कोई भी मैटर है, कोई भी सॉलिड है, वो कितना छोटा हो सकता है। एक बीकर है, बीकर में थोड़ा सा आपने KMnO4 डाला, वो गुलाबी हो गया। फिर उसमें से थोड़ा सा KMnO4 निकाल के अलग डाल दिया, फिर उसमें पानी भर दिया, वो भी गुलाबी हो गया। वहां से चलता हुआ आ रहा है, 10th में आया, 11th में। अब प्रैक्टिकल में भी हम लोग लेते हैं KMnO4 टाइट्रेशन करते हैं, FAS KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सी रिएक्शंस में हमने किया है ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए इसका यूज। क्लियर? और क्या है इसका? पायरोलुसाइड और होता है, यानी अयस्क इसका कहां से मिलता है? MnO2 से। प्रिपरेशन के मेथड देखें, फर्स्ट मेथड में MnO2 जो इसका और है, उसकी रिएक्शन KOH और KNO3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम नाइट्राइड से करवा दो, क्या बनेगा? K2MnO4 बनेगा ग्रीन सॉल्यूशन। आपको बेसिकली यहाँ पे साल्ट का फॉर्मूला और कलर ऑफ द सॉल्यूशन आपको याद रखने जरूरी है। कैसा बनेगा? ग्रीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। K2MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में, पर्पल सॉल्यूशन, जिसे आप पिंक पिंक करते हो, अभी मैंने भी पिंक ही बोला, बेसिकली पर्पल होता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लें, दो है हमारे पास, यहाँ MnO4 और एक यहाँ MnO4। ठीक है, ये भी MnO4-2 है और ये वाला MnO4-1 है, क्योंकि इसमें दो पोटेशियम जुड़े हैं तो -2 है, इसमें एक पोटेशियम तो -1। स्ट्रक्चर ग्रीन वाले की स्ट्रक्चर देखें पहले, MnO4-2, ये दो पे माइनस, पैरामैग्नेटिक नेचर का। और वहीं अगर आप इसकी बात करो MnO4-1 की, तो Mn 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव और 3 के साथ ये कैसा बॉन्डेड होगा? डबल बॉन्डेड होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे इसमें से यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड कितने हैं और सिंगल बॉन्ड कितने हैं। क्लियर? इसकी बात करें इसकी, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास तीनों मीडियम में, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शंस कैसे रहेगी? एसिडिक में जैसे MnO4 नेगेटिव आयन है, KMnO4 से ये निकलेगा MnO4 नेगेटिव आयन, ये किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में। और अगर बात करें न्यूट्रल मीडियम में, जहां ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेवियर दिखाएगा अपना, वहां MnO4 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? MnO2। बेसिक मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन लेके MnO4-2 बना लेगा, यानी कि क्रोमेट मैग्नेट की फॉर्म में, पर मैग्नेट की जगह मैग्नेट आ जाएगा इसमें। क्लियर? एसिडिक में इसका E नोट जो है हमारे पास EMF क्या रहेगा? 1.52, न्यूट्रल में 1.69 और बेसिक में सबसे कम 0.53 वोल्टेज। क्लियर? एसिडिक मीडियम में इसका कन्वर्जन देख लो, Ki को कन्वर्ट कर सकता है I2 में, H2S को S में, ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में और NO2- को NO3- में। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ऑक्सीडेशन करेगा। न्यूट्रल मीडियम में एल्कीन जो है उसको इपोक्साइड बना देता है, ये क्या बना देता है? इपोक्साइड। ऑक्सीजन ऐड कर दिया, दोनों कार्बन के बीच का एक बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन। बेसिक के अंदर Ki को KiO3 नेगेटिव में, Na2S2O3 को Na2SO4 में, सोडियम सल्फेट की फॉर्म में। इट बिहेव एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल मीडियम। आप देख लो न्यूट्रल मीडियम के अंदर ऑक्सीडेशन कितना अच्छा हो रहा है ये, और स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेवियर है, क्योंकि जो इपोक्साइड बना सकता है वो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। एंड आल्सो कॉल्ड बेयर रिएजेंट। KMnO4 को आप क्या बोलते हो? बेयर अभिकर्मक या बेयर रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये एल्कीन्स को इपोक्साइड में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ डी ब्लॉक कंप्लीट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।